नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है मार्गी शनि की चर्चा करेंगे। जैसा आप सबको पता है कि मीन में आ गए हैं, कल आ गए हैं, ये 28 नवंबर को आ गए हैं। मार्गी हो गए हैं, आ नहीं गए हैं, मार्गी हो गए। मीन में ही चल रहे थे, वक्र गति से चल रहे थे और अब वो मार्गी हो गए हैं। हालांकि अभी उनकी स्पीड काफी कम है, 4-5 दिन, क्योंकि स्टेशनरी मोड में रहते हैं। अ, शनि जो है जब मार्गी होते हैं या वक्री होते हैं तो लगभग 5 दिन आगे पीछे वो स्टेशनरी होते हैं। तो अभी स्टेशनरी हैं अभी एक तरह से, तो उनकी स्पीड आपको बहुत कम, न के बराबर दिखेगी। इसलिए ये स्थिति है। तो ये जो आए हैं 28 तारीख को आए हैं और ये हाँ 27 अगले साल 27 जुलाई तक ये डायरेक्ट रहेंगे, लगभग 8 महीने के आसपास कह सकते हैं। और शनि अभी जब आए थे, याद होगा आपको, 29 मार्च को, तो बहुत बुरी स्थिति में मीन थे। और मीन राशि वैसे भी जलीय राशि है, अंतिम राशि है, एंडिंग की राशि है। शनि जो है स्ट्रक्चर के स्वामी है। तो एक तो ऐसे भी दिक्कत होती है, सारे मंडन ग्रहों में और या ज्योतिष ग्रंथों में दिया गया है कि यहाँ शनि का गोचर अच्छा नहीं कहा गया है। और जब इस बार आए थे तो सूर्य ग्रहण 2-3 घंटे पहले हो चुका था, 1-2 घंटे पहले। और राहु उसके बाद, और 4 ग्रह थे उस समय, 4 या 5 ग्रह थे। और राहु लगभग 29 मई तक उनके साथ रहे। तो पूरा जो चक्र था वो गड़बड़ था। उसके बाद 12 जुलाई को वो वक्री हो गए, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला था। अब एक्चुअली मार्गी स्थिति में अब रियल से मदद होगा इस समय। अब चूंकि शनि जो है इस राशि में प्राय अकेले रहेंगे, गोचर करेंगे, बीच बीच में अलग अलग ग्रह आएंगे, इनको टच करेंगे, वो हम अलग अलग समय में आपको बताएंगे। लेकिन इस समय जो मार्गी में होंगे मीन में 8 महीने तक, तो क्या स्थिति होगी इस बारे में हम चर्चा करें। तो सबसे पहले आए हैं 28 नवंबर को और 27 जुलाई तक ये होगा। तो सुबह में हमारे सॉफ्टवेयर के साथ 7:58 पर आए हैं। तो पंचांग जो बना है उस समय मार्च शुक्ल अष्टमी था, मार्क्सिस्ट महीना चल रहा है और इसमें अष्टमी तिथि थी, शुक्ल अष्टमी। तो इसके शुक्ल अष्टमी के स्वामी राहु होते हैं। शुक्रवार दिन था, शुक्र इसके स्वामी हो गए। शतभिषा नक्षत्र है, राहु इसके स्वामी हो गए। व्याज्ञात योग था, उसके शुक्र स्वामी होते हैं। विष्टिकरण था, उसके स्वामी शनि होते हैं। होरा जो था बुध का था। दिन शुक्रवार और बुध का होरा अच्छा है। और देखिए इनके 2 भागों पर राहु का असर दिख रहा है, खासकर अष्टमी तिथि और शतभिषा नक्षत्र, और विष्टिकरण भी है। तो शनि का अपना स्वभाव है। ये सारे इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं एक अष्टमी तिथि बेहद डिसिप्लिन की मांग करता है, इस बात को ध्यान रखिए। और विष्टिकरण जो है वो भी बेहद डिसिप्लिन की मांग करता है, तो वो तो शनि का ही है। और मैंने शतभिषा नक्षत्र भी एक डिसिप्लिन की मांग करता है। तो हर जगह से डिसिप्लिन, पंचांग से 3-3, जो एक शनि का, 2 राहु का स्थिति है। और योग भी व्याघात हालांकि शुक्र का होता है, लेकिन बहुत अच्छा योग नहीं माना, ठीक माने बहुत पॉजिटिव योग नहीं है। तो यदि देखिए पंचांग की स्थिति, तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें दिक्कत, शुक्रवार को छोड़कर देखा जाए तो लगभग सब चीज़ें दिक्कतों की ओर इशारा कर रहा। और मीन में हमने कहा कि जब आए ही थे 29 मार्च को, उस समय उसका इंडिकेशन था, मैंने सूर्य ग्रहण हुआ था तो मीन आक्रांत था। मीन में वैसे भी गोचर अच्छा नहीं होता है। तो ये गोचर एक्चुअली बदलाव को, इनस्टेबिलिटी को, सॉरी, को बता रहा। तो इस चीज को ये पंचांग भी बता रहा है। और लग्न सहित 5 ग्रह जो है मोक्ष पाद में है। ये जो लग्न है 8 नंबर की कुंडली बनी है, और शनि इसमें 5वें भाव, मीन 8 नंबर की कुंडली में त्रिकोण में आ गया, तो 5वें भाव में शनि बैठा है। 57 मिनट पर बैठा हुआ है, माने एक अंश से थोड़े से नीचे, 3 कला नीचे है, 3 मिनट नीचे है। तो 57 मिनट पर होने के कारण यहाँ पर ये डायरेक्ट हुए हैं। और
ये इनका ये गोचर चलेगा लगभग 20-21 डिग्री पर, 20 समथिंग पर तक चलेगा। तो 21 डिग्री मतलब अ, रेवती तक चलेगा। रेवती के पहले सेकंड चरण तक कह सकते हैं। पहला चरण 20 डिग्री पर खत्म होगा रेवती का, और सेकंड चरण शुरू होगा, तो वहां तक इसका गोचर है। ये 27 जुलाई तक जो गोचर बता रहा हूँ। तो ये इसमें लग्न सहित 5 ग्रह मोक्ष पाद में है, चंद्रमा धर्म पाद में, मतलब मोक्ष और धर्म की प्रधानता है। और लेकिन अर्थ त्रिकोण में सर्वाधिक 96 अंक है। तो माने यदि देखा जाए, और षटबल में बुध सर्वाधिक मजबूत है और शनि सबसे कमजोर है। षटबल में शनि सबसे कमजोर है। तो कुंडली में शनि 5वें भाव में जरूर है, लेकिन कमजोर स्थिति में दिख रहा है। और माने हम नवांश में भी देख रहे हैं कि वो कर्क अंश में बैठा हुआ है, गुरु शुक्र के साथ बैठा हुआ। वहां एक अच्छी चीज है कि गुरु शुक्र के साथ बैठा है, लेकिन सब जगह जलीय प्रभाव दिख रहा है। और चौथे पाद को बता रहा है। नवांश में जो स्थिति है, शनि जो है राशि में भी, और वहाँ यदि देखा जाए तो चौथा चौथा इस संबंधों को इंडिकेट कर रहा है। रिलेशनशिप में टेस्टिंग का समय होगा, पूरा 8 महीने का जो पीरियड होगा। खासतौर पर मैं नवांश के संदर्भ में, जो नक्षत्र का चरण के संदर्भ में देखते हैं, तो अभी जब चूंकि पहुंचे हैं, तो कहाँ पहुंचे हैं, ये पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण में। तो चौथा चरण क्या है, रिलेशन, चूंकि कर्क अंश है वो, तो रिलेशनशिप को के संदर्भ में वो सबसे ज्यादा देखा जाता है। जीवन में रिलेशनशिप की जो, इस धरती पर जो रिलेशनशिप की मिथ्या होने का जो एक वो होता है, वो सब इसको इंडिकेट करता है। तो शनि इस चीज को, तो इसलिए आप देखिएगा, अभी जब डायरेक्ट हुए हैं, अभी कुछ दिन चलेंगे इसमें, एक अंश पर है, तो 3-20 तक रहेगा ये पूर्वाभाद्र पद में। तो पूर्वाभाद्र पद के, क्योंकि पूर्वाभाद्र का अंतिम चरण होता है, तो इसमें आप संबंधों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखेंगे। तो लोग के जीवन में बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों का कुंडली अफ्लिक्टेड होगा, जो क्षेत्र अफ्लिक्टेड होगा अभी शनि के आने से, उन सब लोगों के जीवन में रिलेशनशिप में तलाक की स्थिति दिख रही है, या साथी के जाने की स्थिति दिख रही है। इस तरह की चीजें जिनका समय आ गया होगा, और इस तरह की चीजों को इंडिकेट कर रहा है। याद कीजिए, 13 जुलाई को शनि हुए थे, माने वक्री हुए थे। मीन के 8 अंश पर हुए, 7 समथिंग पर हुए थे, तो 8 अंश कह रहा हूं मैं। तो वक्री हुआ था, और 138 दिन के बाद ये अभी शुक्रवार को क्या कहते हैं, सुबह में मॉर्निंग में मार्गी हुए हैं। और इस 138 दिनों में बहुत सारे लोगों को शनि का ये जो मीन में आने के बाद जो चीजें हैं, उसमें उठापटक या जो इंट्रोस्पेक्शन वगैरह हुआ होगा लोगों के जीवन में, और लोग मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब हुए होंगे। तो अब ये जो है उन लोगों को थोड़ा सा उस मामले में अ, उससे थोड़ा सा उबरने का मौका देगा, जो लोग डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि ये मार्गी होगा। तो और क्या होता है कि जो ग्रह मार्गी होते हैं, क्योंकि शनि कर्म का कारक है, कार्मिक ग्रह है, तो जब भी ये वक्री होता है, तो साल में होता ही है, 1/3 पार्ट, हमारे लाइफ का 1/3 पार्ट शनि वक्री रहता है। इस बात को रखिए हम सबके लाइफ में। तो इसलिए होता है कि शनि हमारे कर्म को, कर्म पथ से जो हमारा विचलन होता है उसको ठीक करना चाहता है। तो वक्री होता है जब भी कोई ग्रह, तो हमको अतीत की ओर ले जाता है। हमारी कमियों में, जो हमने पीछे जो एक्शन लिया है, क्रिया की है, उन क्रियाओं में जो हमारी गलतियां होती हैं, जो एक्शन में जो कमियां होती हैं, उन कमियों को इंडिकेट करके फिर सही रास्ते पर लाने का करता है। विचलन जो होता है, उस दिशा को फिर क्या कहलाता है, सही करने का काम करता है। आप देखे होंगे साइंस में भी क्या कहलाता है, साइंटिफिक जो लोग वो करते हैं, टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो परफेक्शन को करेक्ट करने के लिए इरर को करेक्ट करते हैं। इरर करेक्शन होता है उसमें। साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज में जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा इस बात का। तो इसी तरह से शनि भी काम करते हैं। कि शनि जो है, इरर जो होता है हमारी जो जीवन की, उस इरर को हमको वक्र पीरियड में बताते हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, और वो ये पीरियड था, तो उससे हमको क्या कहलाता है, ये निकलने का होता है। इसमें
सबसे ज़्यादा 2 समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब वक्री होते हैं तब, और जब मार्गी होने की वो होते हैं। तो इस समय शनि का 5-5 दिन का है स्टेशनरी मोड जो होता है, 5 दिन आगे पीछे। तो अभी 20 के बाद एक तरह से 28 को डायरेक्ट हुए हैं, तो 5 दिन पहले तो 22-23 रख लीजिए, और अभी 3-4 3 तक क्या कहते हैं कि लगभग न चलते हुए देखेंगे, तो इस समय थोड़ा-सा बढ़ जाता है वोलेटिलिटी। तो अभी भी आपको 3 तक थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है शनि की इस चीज़ में। और कहेंगे हम तो 6 तक, तो इसलिए कि एक तरह से गुरु जो है फिर वापस चले जाएँगे मिथुन में। तो फिर एक कदम, अभी तो गुरु भी अस्थायित्व के दौर में, और शनि तो भी मार्गी हुए हैं, और होने के बाद स्टेबिलिटी आने में समय है थोड़ा-सा। तो ये जो है, जो मैंने कहा कि जो हमारी जो दिशा में विचलन होता है उस दिशा को करेक्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इस बार जो शनि मीन में आकर पहली दफा वक्री हुए थे पहले साल में, तो हमने देखा होगा, और एक तरह से उसके हिसाब से हमको अब काम करना है। तो उससे जो हमने लर्निंग ली है, जो सीख ली है, इस नए सीख से हमको अगले 8 महीने तक 28 नवंबर से 27 जुलाई के बीच में काम करना है। स्पेशली जो हम 12-13 जुलाई से पहले जिन कामों पर हम लगे थे, दीर्घकालीन कामों पर लगे थे, उस कामों को हमको फिर से शुरू करना चाहिए, और रिवाइज करके, रीस्ट्रक्चर करके। कारण कि रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो हम, क्योंकि शनि क्या है, ढांचा बनाते हैं, और मीन ढांचाहीन होता, माने ढांचा बनाते हैं, लेकिन ढांचा कहाँ बनता है? मीन जो है जलीय राशि है, यहाँ ढांचा बनाना आसान नहीं, लिक्विड है ना, और ये इंट्यूटिव राशि वगैरह है, तो इसमें आसान नहीं होता है। जल में स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है तो बड़ी पुल वगैरह यदि आपने देखा होगा समुद्र में बनते हुए या नदी के पानी में, तो उसके लिए बड़ी तैयारी होती है, तो बहुत तैयारी की जरूरत है। तो मीन में जब भी क्या कहलाता है, ढांचा, और ये ढांचा बनाने का समय है, क्योंकि शनि स्ट्रक्चर का काम करते हैं मूल रूप से, और मीन उसके लिए तैयार नहीं होता है, मीन उस स्वभाव। तो इसलिए इस समय में मीन में जब भी शनि खास तौर पर मार्गी, चूंकि वक्री में तो इंट्रोस्पेक्शन होता है, सब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन होता है, लेकिन अब तो काम करने का है। शनि का मतलब है जीवन में गति, कर्म को करना है, तो इस कर्म को संपादित करने के लिए, तो जो हमको लर्निंग हमने सीखी है, उस लर्निंग के हिसाब से अपने को वो करके क्या कहते हैं, इंटू मैंने करके अपन को नई संरचना बनानी होगी, एक नया ढांचा क्रिएट करना होगा। और इसमें क्या कहलाता है, हमको गुरु भी मदद करेगा। गुरु चूंकि अभी मिथुन में चले जाएंगे वक्री 6 दिसंबर के बाद, तो वो 11 मार्च तक वक्री है, तो उधर से भी दिख रहा है कि गुरु सपोर्ट करेंगे। क्योंकि गुरु क्या है, हमने अभी बताया था, गुरु डायरेक्ट वक्री हुए थे, तो कि गुरु जो है कि दृष्टि शनि पर है। जब वो आए थे कर्क में, तो शनि पर बहुत दिनों के बाद 2015-16 के बाद एक तरह से दृष्टि डायरेक्ट आई है, और ये लगातार रहेगी, अगले 12 सालों तक रहेगी, बीच बीच में रहेगी। तो वो दिशा में मदद करने जा रहे हैं, कर्क में आए हैं, और फिर मीन में, इसमें जा रहे हैं, मिथुन में जा रहे हैं। तो गुरु भी इस स्ट्रक्चर को, जो आप नया स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, शनि चूंकि स्ट्रक्चर करने का है, तो गुरु का भी इसमें सहयोग मिलने वाला है, मिथुन के गुरु का। तो जब गुरु थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए 6 दिसंबर के बाद, 2-4-5 दिन उनको भी लगेगा, 5-7 दिन, तो जब वो पीरियड हो जाए, तो कह सकते हैं कि आपको जो भी अपना काम करना है उसको शुरू कीजिए, उसमें फिर से, और जो लर्निंग आपने सीखा है इस वक्री पीरियड में, ट्यूशन ही वो करते हैं। और इसमें उन लोगों को विशेष रूप से हम ये बताना चाहते हैं, जिन लोगों का लग्न चंद्रमा सूर्य या कोई कारक ग्रह, जो भी आपके लग्न का कारक ग्रह है, वो 0 से 21 डिग्री तक, चूंकि 21 अंश पर 20 समथिंग पर तक जाना है इसको डायरेक्ट मोड में। तो इस समय पर क्या कहलाता है, जो लोग, जिन लोगों की कुंडली में 0 से 21 अंश तक, या आप यदि नक्षत्रों के लेवल में लीजिए, तो पूर्वा भाद्र पद के चौथे चरण से लेकर उत्तराभद्र के चारों चरण, और रेवती के दूसरे चरण तक, के दूसरे चरण का कुछ हिस्से तक, यदि आपका वो है
लग्न है, चंद्रमा है, सूरज है, या कोई प्रोमिनेंट एक दो ग्रह है, तो आपको क्या कहलाता है, इस दौर में आपके जीवन में घटनाएं होने जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव ये आपको देखना होगा। तो इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। और शनि तो सावधानी का ही चीज है, क्योंकि शनि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ शनि गुरु जो है दो बड़े ग्रह हैं, दोनों विकास के द्योतक है। हालांकि हमारे यहाँ ज्योतिष में शनि को नकारात्मक मान कर रखा गया है और गुरु को पॉजिटिव माना गया है, लेकिन हम देखते हैं कि गुरु और शनि का जब तक क्या कहलाता है परस्पर सहयोग नहीं होता है, तब तक कोई काम नहीं होता है। और इसलिए मंडन मामले में या इन शादी ब्याह में किरण राव साहब की थोड़ी है डबल, वो कहते हैं कि गुरु और शनि जब सातवें भाव को या सातवें से संबंधित भावों को एक्टिवेट करते हैं तो शादियां होती हैं। मतलब शादी होने का मतलब दाम्पत्य जीवन शुरू होना है, हमारा विकास होना। तो एक तरह से विकास में शनि की भूमिका है गुरु के साथ। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आपको डेवलपमेंट देगा, वो आपके जीवन में जैसी आपकी घटनाएं होने वाली उस हिसाब से देगा। तो क्योंकि मीन जो राशि है वो हम सब जानते हैं इंड की राशि अंतिम राशि है, लॉस की राशि है, यहाँ खर्चा बहुत होता है या आइडेंटिटी लेस हो जाता है बेसिकली, क्योंकि लग्न हमारी आइडेंटिटी है और मीन जो है आइडेंटिटी लेस होना है, मैंने अपनी संज्ञा को भूल जाना है, क्योंकि वो क्या है परलोक कहा गया है। तो इस लोक में तो जब तक आपका शरीर है तब तक आप कैलकुलेट करते हो, शरीर जो आत्मा जब जाएगी तो उसके बारे में हमको विशेष कोई जानकारी नहीं, हम आकलन करते हैं ऋषियों के कुछ आकलन के आधार पर, तो उस आधार पर तो उसलिए हम उसको वो नहीं कर सकते हैं। अपरिमित चीज है, समुद्र भी इंडिकेट करता है मीन को, तो उसको पानी को थाहना आसान नहीं है। उसी तरह से मृत्यु के बाद या इस शरीर के अंत के बाद क्या क्या होगा वो पूरी तरह से हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, वही मीन की स्थिति है। तो इसलिए वो हमारे जीवन में एक तरह से वो करता है, लॉस को बताता है, क्योंकि जीवन का लॉस होता है तभी वो समय आता है। और चेतन मन को बताता है, तीन अवस्थाएं हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। तो अचेतन स्पेशली बताता है, कई लोग उसको अचेतन भी कहते हैं, सबकॉन्शस और अनकॉन्शस। हम अब सबकॉन्शस के संदर्भ में बता रहे हैं, सपने की संदर्भ में आप कह सकते हैं ये। और क्योंकि आप सबको पता है कि 8वां और 12वां भाव जो है मेनली क्या कहलाता है, और छठे भाव को भी बाद के ऋषियों ने ग्रंथकारों ने जोड़ा है। तो 8वां और 12वां दोनों का कारक है शनि, और कारक होकर भी यहाँ आए हैं, तो इसलिए क्या कहलाता है, यहाँ जब आते हैं और तो ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। शनि इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं क्योंकि 8वें और 12वें के कारक ग्रह हैं, और स्वयं भी आए हैं तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन देने का काम ही है। और शनि भी माने शनि का प्रभाव खत्म होता है, क्योंकि हालांकि देखिए शनि जो है आयुष कारक ग्रह, आयु के कारक है, लेकिन आयु जब खत्म होता है तो मृत्यु होती है। तो इसलिए हम कई बार उसको मृत्यु के रूप में देख रहे हैं, हालांकि मृत्यु के कारक मंगल है, शनि नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन आयु की खत्म होने के बाद ही हमारी मृत्यु होती है, हमारा अंत होता है। तो इस संदर्भ में हम शनि को उस रूप में देखते हैं, क्योंकि शनि जो बॉर्डर को तय करता है, तो हमारे शरीर के भी बॉर्डर को तय करता है कि शरीर हमारा कब खत्म होगा, तो शनि ये सब चीजें करता है। तो उस रूप में तो हमने कहा मीन जो है और अल्टीमेट फाइनल इमेजिनेशन मोक्ष का कारक ग्रह है। तो इसलिए क्या कहलाता है, इसमें जब शनि आए हैं, जो मूल रूप से यदि कहा जाए, ऐसे तो महामोक्ष के कारक भी कहे गए हैं, लेकिन प्राय हम क्या मानते हैं, शनि को अनुशासन के कारक मानते हैं, हम उनको स्ट्रक्चर का कारक मानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व का कारक मानते हैं। तो 3-4 चीज जो है, और भी चीजें हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इस समय ये मीन में आए हैं, तो मीन एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट साइन है, इस बात को ध्यान है, चूंकि जलीय साइन है, अपरिमित सागर से संबंधित बोला जाता है, तो सागर को थाना भी आसान नहीं होता। हालांकि अब विज्ञान कोशिश कर रहा है, अलग चीज है, लेकिन उसको इसलिए इसमें शनि जो आए हैं तो इसमें ढांचा, अनुशासन, उत्तरदायित्व की अपेक्षा आपसे कर रहे हैं, तो इसलिए कठिनाई से संभव है। कैसे संभव है, तो देखिए दो चीजें हैं, इसको दो तरह से देख सकते हैं। हमने हमेशा कहा है कि धनु जो है 9वीं राशि,
वो भक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और मीन जो है गुरु की दूसरे साइन, ये क्या कहलाता है, परम भक्ति को करता है। तो मीन में यदि आप सफल चाहते हो, क्योंकि ये परलोक का साइन है, इस दुनिया से बाद के लोक का साइन है, महासमुद्र का साइन है, अपरिमित सागर का साइन है। तो इसमें यदि सफलता प्राप्त करनी है तो आपको परम भक्ति, इस प्रकृति की शक्ति में बिलीव करना होगा, या परमात्मा की शक्ति में बिलीव करना होगा, या अल्टीमेटली यदि अंदर की यात्रा करते हैं तो अपनी आत्मा में, कहते हैं कि आपकी आत्मा ही शिव हो जाती है जब हायर लेवल में चली जाती है, यदि कुंडली जागृत होती है और हायर लेवल पर ऊपर पहुंचा देते हो, सर के ऊपर, जहाँ की आपका सबसे ऊपर का वो है मूलाधार से सहस्रार चक्र तक, तो सहस्रार तक पहुंचा देते हो तो शिव हो जाता है, माने परमात्मा हो जाता है। तो लेकिन उसको हम कहते हैं कि वहां अस्थायी रूप से टिकता भी नहीं, कोई टिक नहीं सकता है। यदि टिक जाए तो परम शिव है, महागुरु परम शिव कह लो, तो वो प्राय संभव नहीं होता है। लेकिन हम वहां, जब हम उस परम भक्ति पर पहुंच जाते हैं तो शायद वहां पहुंच सकते हैं। तो इसलिए माने हमको परम भक्ति इस प्रकृति की शक्ति में, या परमात्मा की शक्ति में, या आत्मा की शक्ति में बिलीव करने पर, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपको अगाध आस्था और विश्वास क्रिएट करना होगा अपने मन में, जो भी आप काम कर रहे हैं। फिर आपको क्या कहलाता है, निश्चित रूप से क्या कहलाता है, मीन में शनि आपका स्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद करेंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं। शनि जो है मीन में सबसे ज्यादा, कहते हैं कि मोक्ष का कारक, ये चूंकि मोक्ष के 4, 8, 12 भाव होते हैं, तो ये अंतिम भाव है, परम भाव कहा गया है मोक्ष का, तो परम भाव है मीन। तो यहाँ जब शनि आते हैं, और अल्टीमेट मोक्ष के कारक रूप में शनि को भी हम गिनते हैं, कभी कई बार सुना होगा आपने। तो इसमें आपको, यदि आप योग प्राणायाम ध्यान वगैरह करते हैं तो इसमें बहुत मदद करेंगे। तो ये एक दौर है जिस दौर में आप अपने दैनिक जीवन में इसको क्या कहलाता है, स्थान देने की कोशिश करनी चाहिए इस दौर में। तो अब वक्री स्थिति खत्म हो गई है, अब डायरेक्ट जब शुरू हो गए हैं, तो यदि आप करोगे, मसलन आप सुबह सुबह उठना शुरू करो। शनि क्या है, प्राकृतिक चक्र को बताता है। तो सुबह अर्ली उठो, माने ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का जो काल है, अमृत काल कहा गया है। सिखों में लोग अमृत काल बोलते हैं। तो उस समय उठो, फिर क्या कहलाता है, जग कर भक्ति करो, जो भी योग करो, प्राणायाम करो, स्नान वगैरह करके, या मंत्र का जाप करो। इससे कहीं ना कहीं आप क्या कहलाता है, स्टार्ट करोगे तो एक आपका जो है मोक्ष की ओर, एक फ्रीडम की ओर क्या कहलाता है आपका एक ये होगा। क्योंकि शनि रेगुलरिटी को बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा कि सुबह प्रकृति सुबह सूर्योदय से पहले स्टार्ट जागना हमारा शुरू होता है, और देर शाम, अर्ली शाम में हम शाम में 9 बजे तक 8 बजे तक सो जाए, फिर हम अर्ली मॉर्निंग में उठ जाए सूर्योदय से पहले, और अपना रूटीन तैयार कर लें। तो मैंने आपको योग प्राणायाम से संबंधित कहा कि मोक्ष में आपको मदद करेगा। दूसरा चीज है, इसके साथ आप अपने जीवन के दूसरे रूटीन को, जो आपके डेली वर्क है, उसको क्या कहलाता है वो कर ले। क्योंकि शनि जो है प्रोग्रामिंग में बिलीव करता है कि भैया पहले से प्रोग्राम बना लो, पहले से योजना बना लो, क्योंकि आपका कोई टाइम टेबल, रूटीन टाइम टेबल को फॉलो करो। उससे क्या होगा कि आपका जीवन नियमित हो जाएगा, फिर एक उसका रिजल्ट होता है। शनि इसमें बिलीव करता है कि रोज आप काम करोगे तो हम परफेक्ट बना देंगे आपको। इसीलिए शनि जो है बहुत लंबे समय तक एक ही को काम कराकर, एक ही चीज में हमको काम कराता है, तब जाकर हमको रिजल्ट देता है। और इसलिए हम सामान्यतः लोग शनि में बिलीव नहीं करते, हम सब राहु में बिलीव करते हैं। कैसे, हमको तुरंत फुर्त चाहिए हर चीज। हम 20 साल की उम्र में यदि 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि 1 साल में हमको माने डबल प्रमोशन हो जाए, हमको ऐसी ऐसी चीजें, हमको गाड़ी हो जाए, शादी हो जाए, घर हो जाए, सब चीज हम तुरंत चाहते हैं। ज्यादातर लोग यही चाहते हैं। आज के जमाने में तो लोग 40 साल में रिटायर होना चाहते थे। इस तरह का जो कंसेप्ट था, वो युग अब बदल रहा है भाइयों, वो मित्रों, वो सब युग बदल रहा है। मीन में आए हैं शनि, एक नए युग की ओर, पूरा सोशल ऑर्डर बदलना है, वर्ल्ड सोशल ऑर्डर। उसकी बात हम आगे करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा इंडिविजुअल पर बात कर लेता हूँ। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये करेंगे तो आपका जो ये
भले आपका समय अच्छा नहीं हो, भले जैसे मेष के लिए 12वें भाव में चल रहे हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन यदि आप ये रूटीन शुरू करोगे तो इसमें आपकी जो शनि का ये गोचर शुरू हुआ है तो 30 साल तक इसका असर होगा। तो ये आपको अगले 30 साल में आपको फिर एक नई मंजिल की ओर ले जाएंगे। यदि आपकी उम्र बच्ची है तो आपको एक नई मंजिल की ओर, यदि आप मध्य आयु में हो तभी आपका 28-30 साल का आपका दायरा कर सकते हैं। यदि 60 साल के हो तो 30 साल आप जी सकते हो मोटा मोटी। कोई कोई जरूरी नहीं है कि आप 90 क्रॉस करो, लेकिन जो भी आपका समय होगा उसमें भी आपको मिलेगा, और यंग लोगों के लिए तो होगा ही। तो इसलिए आपको एक ढांचा इस समय में तैयार करना चाहिए। दूसरी चीज कहूंगा कि अम, मैंने कि ये जो शनि है, ये मार्गी हुए हैं, तो प्रोग्रामिंग वगैरह तो मैंने कहा कि टाइम टेबल बनाकर अपना जो भी काम है। इसी तरह से जो भी अभी आपने बकरी था उस समय देखा होगा, और शनि जब मीन में आए हैं तब से महसूस कर रहे होंगे कि यदि आपके जीवन में जो चीजें काम नहीं कर रही हैं, चाहे वो अ, काम हो, काम से संबंधित हो, या रिलेशनशिप से संबंधित है, उससे मुक्त होने का ये समय है। शनि चूंकि ये मीन में है, एंडिंग को बता रहे हैं, तो इस समय में जो भी आपके वर्तमान और भविष्य के लिए रोड़ा के रूप में नजर है, उससे मुक्ति होने की जरूरत है। उससे जबरदस्ती कंधे पर ढोला झोलने की जरूरत नहीं है। यदि झोलोगे तो जबरदस्ती क्या गलत शनि आपके साथ वो खत्म करेंगे, तो फिर आपको दर्द होगा, दुख होगा। तो ये चीज करने की जरूरत है इस समय में। मार्गी हुए हैं तो कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, ताकि आप अपने काम में, जैसे मसलन आपके ऑफिस में यदि आप बॉस हो, तो जो लोग आपके लिए सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, आपके काम में अड़चन ला रहे हैं, तो ऐसे लोगों से मुक्त होने का समय है। और यहाँ पर कहते चलो, इसके कारण देखिएगा इस दौर में बहुत सारी कंपनियां छटनी करेंगी। जो लोग कंपनी के प्रोग्रेस के लिए अनुकूल नहीं होंगे उनको बाहर करेगी। उसमें थोड़ा न्याय अन्याय होगा, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। ये सब होना है अभी, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग का समय है, पूरा रिस्ट्रक्चरिंग का एंडिंग है ना। मीन में एंडिंग है, शनि एंड करने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग खत्म होने वाले हैं इसमें, और बहुत नए लोग को प्रवेश मिलना है। तो ये तभी होगा ना, अपने यहाँ पुराने लोग जाते हैं तो फिर नए बच्चों का जन्म होता है, या नए बच्चों का जन्म होता है तो पुराने लोग जाते हैं। इस तरह का सिलसिला चलता है ना, ये जीवन का ही सिलसिला है। तो ये भी प्रैक्टिकल है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये स्थिति, यदि आप कंपनी के मालिक हो या मैनेजर हो, तो आपको इस तरह की स्थितियां भी शनि कराएंगे। ये शनि का अपना काम है। इसी तरह से एक चीज और कहना चाहेंगे कि यदि अभी वक्री शनि के दौर में, यदि आपने, या राहु शनि के दौर में जब आए थे, जब आए थे 29 मार्च को, उसके बाद यदि आपका किसी से अथी हुआ है और विवाद हुआ है, कुछ मान अपमान आपने किया है किसी को अपनी तरफ से, आपको लगता है कि उसमें आप फॉल्टी हैं, तो ये दौर है कि आप उस चीज को, उससे निवृत्त हो जाए, मतलब क्षमा मांग ले उस आदमी से, अपनी गलती के लिए गलती स्वीकार कर ले। इससे क्या होगा, आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट क्षमा मांगने की बात है, दूसरा है मानसिक रूप से क्षमा मांग सकते हैं। किसी भी जो इष्ट देव हैं उनको उनको याद करके, उनको 2 मिनट 5 मिनट याद करके, उस मित्र से या उस कलीग से या किसी बॉस से, या जो भी जिससे आपका विवाद हुआ है, जिससे आपके संबंध खराब हुए हैं, उससे आप माफी मांगेंगे तो संबंधों में फिर वापसी की स्थितियां बनेंगी। क्योंकि देखिए ये समय जो है विवाद में रहने का नहीं है, ये जो है इसमें अपने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का समय है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब है कि आप, यदि आप अ, अनावश्यक अपने मित्रों को, अनावश्यक अपने नाते रिश्तेदारों को नाराज कर रहे हैं, वर्कर कलीग्स को नाराज कर रहे हैं, तो वो गलत है। और इसी तरह से अनावश्यक रूप से जो आपके लिए बेकार हो गए उनको ढो रहे हैं, वो भी बेकार है। तो ये सब चीजों से निवृत्त होने का ये दौर है। अभी अगले 8 महीने तक यदि करेंगे तो ये मीन का जो क्या कहलाता है, कुंडली में आपका जो क्या कहलाता है, ये गोचर है, ये आपको क्या कहलाता है, ये करेगा, प्रोग्रेस देगा। चाहे आप क्यों नहीं मेष में हो, या 8वें किसी का शनि 8वें गोचर हो रहा है, जैसे सिंह के लिए 8वां गोचर हो रहा है शनि का, तो उनके लिए भी हो। तो इन सब के को ध्यान रखना चाहिए कि अ, जो हमने कुछ इंडिविजुअल लेवल पर मैंने आइडिया दिया, इस आइडिया को अपनाइए अपने जीवन में। जैसे मैंने क्षमा मांगने के लिए कहा, तो उससे क्या कहते हैं,
आप डायरेक्ट भी मांग सकते हैं, नहीं तो मानसिक रूप से भी मांग सकते हैं। दोनों से आपको इसका फायदा होगा। तो ये चीजें आपको करना चाहिए इस समय में। नहीं तो मीन के शनि में आपको ज्यादा ट्रबल हो सकता है। अब मैं देख रहा था, मंडेन पर आने से पहले दो तीन चीजें पहले कह दूं, कि ये गोचर जो है पूर्व भाद्र के पहले चौथे चरण में से हो रहा है। मीन चौथा चरण से शुरू होता है पूर्व भाद्रव के। तो इसमें मैं देख रहा था बराहमीर के उस उस ग्रंथ में, उसमें था कि पूर्व भाद्रपद के चौथे चरण में माने पूर्व भाद्रपद में शनि जब गोचर करता है तो लेखकों, पॉलिटिशियनों, व्यवसायियों, हालांकि उसमें जो गोचर का फल दिया हुआ है उसमें शतभिषा प्लस पूर्व भाद्रपद दोनों का दिया हुआ है। तो मैं डॉक्टर और उसको हटा दे रहा हूँ, शराबी वगैरह को। वो स्पेसिफिकली क्या कहलाता है उससे ज़्यादा देखने। पूर्व भाद्रपद जो है पॉलिटिशियनों के लिए, व्यवसायियों के लिए, जो द्विध स्वभाव के होते हैं, लेखकों के लिए ज़्यादा लागू होते हैं। तो ऐसे लोगों, चूंकि ये पहले चौथे चरण में हो रहा है, चौथे चरण के संबंध में कहा कि ये मोक्ष राशियां हैं और ये जलीय राशियां होती हैं। 4, 8, 12 जलीय राशि होती है। तो ये कैंसर में हो रहा है नवांश में, तो इसलिए मैंने कहा कि चौथे चरण में होता है। इस समय में जो लोग लेखक हैं, पॉलिटिशियन हैं, व्यवसायी हैं, ये ड्यूअल नेचर के होते हैं। ड्यूअल नेचर होते हैं और पूर्वा भद्रपद का भी नेचर ड्यूअल होता है। डॉन की तरह, फिल्म डॉन में जैसे दो कैरेक्टर है ना, एक रात का, मैंने पूर्व भाद्रपद के जो लोग जो होते हैं दिन में डिफरेंट व्यवहार करते हैं और रात में डिफरेंट व्यवहार करते हैं। अलग अलग व्यवहार उनका होता है। ये उनका ड्यूअल नेचर होता है, इस बात को ध्यान रखिए। उस ड्यूअलिटी से ही उनको ऊपर उठना होता है, एक्चुअली ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि लेखक हैं, पॉलिटिशियन हैं, या आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, और आप रिलेशनशिप में नैतिकता का पालन नहीं कर रहे हैं, एक से ज्यादा संबंधों में है, या अपने पति और पत्नी के अलावा किसी और के साथ संबंध में है, तो ऐसे लोगों को ये गोचर जो है फोर फ्रंट पर लाएगा और उनके रिलेशनशिप में तमाशा हो सकता है। या तो तलाक हो सकता है, या पार्टनर गुजर सकता है, या और तरह का तमाशा हो सकता है। तो इसलिए इस दौर में, हालांकि ज्यादा दिन का ये गोचर नहीं होगा क्योंकि 3-20 तक, लेकिन तो अभी आप मान लीजिए शनि का 20-25 दिन से ज्यादा का गोचर होगा ये चरण, चौथे चरण में। तो ध्यान रखिएगा इस दौर में, बल्कि 1 महीने का हो सकता है, मैंने देखा नहीं है लेकिन। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा इस चीज। इसके अलावा उत्तर भाद्रपद में ज्यादा ये गोचर जो होगा, उत्तर भाद्र चूंकि 4 चरण में होगा और 20-21 डिग्री पर होना है, 20 डिग्री समथिंग, तो 20 समथिंग तक होना है। तो 27 जुलाई तक जो गोचर होना है, मान लीजिए 21 डिग्री तक होना है। तो वो रेवती के दूसरे चरण तक, दूसरे चरण में मात्र 1 अंश के आसपास, आधा अंश होगा। तो उत्तर भाद्रपद का, इसमें उत्तर भाद्र का अधिकांश हिस्से में गोचर होगा जो होगा। तो उत्तर भाद्रपद में जो शनि का गोचर होगा, तो ब्राह्मण कहते हैं कि ये नदी किनारे रहने वाले लोगों को, अ, लुहार को, वाहन निर्माताओं को और महिलाओं को विशेष रूप से परेशान करता है ये गोचर जो होता है उत्तर भाद्रपद में जब शनि गोचर करते हैं। हालांकि ये शनि का स्वयं का विंशोत्तरी दशा क्रम में शनि का नक्षत्र माना गया। हालांकि ये अहिर्बुधन, उसके देव जो है अहिर्बुधन है, और वो अहिर्बुधन रुद्र के एक रूप है, फॉर्म है, जो समुद्र में कहते हैं कि नाग के रूप में होते हैं। तो ये जो है, ये इनको शनि जब यहाँ से गुजरते हैं तो इन लोगों को प्रॉब्लम करते हैं। तो जो लोग नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, लोहार हैं, जो लोग क्या कहलाते कारपेंटर हैं, वाहन निर्माता हैं, या महिलाएं भी, इस दौर में इन लोगों को परेशानी हो सकती है। हर तरह की परेशानी होती है। पहली चीज, 4 चरण है। पहले चरण को बताता है धर्म। तो जो लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे होंगे उनको परेशानी होगी। धर्म का पालन करने का मतलब है कि आप दूसरों के लिए लाइफ जीते हैं, इस जीवन को अपने के लिए नहीं है। या अर्थ आपने सही ढंग से नहीं कमाया है, तो
या आप ढेर सारी कामनाएं हैं और कामनाओं में पड़े हुए हैं ऐसे लोगों को, और कामनाएं गलत ढंग से पूर्ति कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी, और रिलेशनशिप में भी, क्योंकि चौथा चरण होता है रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, तो इन सब लोगों को, जो लोग गलत, मैंने कहना है मोटा मोटी कहना चाहिए कि ये जो मैंने कहा, नदी किनारे रहने वाले, वाहन निर्माता लोग, महिलाएं और कारपेंटर, जो लोग धर्म के अनुसार नहीं चल रहे होंगे, धर्म विरुद्ध काम कर रहे होंगे, उनको ये अ, उत्तर भाद्रपद में शनि का गोचर जो है परेशान करेगा। आपको बता दें, उत्तर भाद्रपद में प्रायः विवाह टूटता नहीं है, शनि का नक्षत्र कहा गया है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं हमेशा हर चीज का, जनरली नहीं टूटता है, काफी हद तक बर्दाश्त करते हैं ऐसे लोग और चलता है। लेकिन इस दौर में आप देखिएगा इनके लोगों को भी इस नक्षत्र से जब शनि गोचर करेगा, और इसमें आपका लग्न है, सूरज है, चंद्र है, या कोई प्रोमिनेंट ग्रह है, या स्त्री आपके सातवें संबंधित कुछ वो है, तो आपको इस दौर में आपको कुछ परेशानी निश्चित रूप से दिख रही है इस समय। रेवती में जब होगा, हालांकि रेवती में मात्र एक चरण और दूसरे चरण में कुछ होगा, तो उस समय में राजा से संरक्षण प्राप्त लोगों को कठिनाई होती है, और शरतकालीन फसलों को, हालांकि शरतकाल बाद में आएगा, क्योंकि हम जो टाइम फ्रेम बता रहे हैं वो, तो मोटा मोटी राजा से संरक्षण, तो आज के डेट में जो पॉलिटिशियन जिनको संरक्षण देना है उनको मान लीजिए, तो आप ये देखिएगा कि अगले 27 जुलाई तक इस समय में निश्चित रूप से कोई ना कोई बिजनेस क्लास का आदमी, जिसको दुनिया भर में देखेंगे और भारत में भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने गलत कामों के कारण, क्योंकि रेवती के पहले चरण में पूरा गोचर होगा भी, तो उसमें वो लोग पकड़े जा सकते हैं, उनके से संबंधित कुछ एक्सपोज हो सकता है। ये चीजें इस दौर में आप स्पेशली देखेंगे, तो ये चीजें दिख रहा है। देखिए, हम देख रहे थे अलग अलग मंडेन के ग्रंथ, भविष्य फल भास्कर देख रहे थे, ये बताया बराहमीर का देख रहे थे, एक दो और देख रहे थे, तो सब जगह था कि ये शनि जब भी मीन में आते हैं दुर्भिक्ष पड़ता है, मतलब अकाल होता है, पानी नहीं होती है, क्योंकि क्या है, वायु और जल में क्या होता है, विरोध होता है, वायु जो है जल को सुखा देता है, इस बात को, तो शनि, अब जब मीन में जब शनि ही नहीं आए थे उस समय राहु भी थे, दोनों वायु मूलक ग्रह होते हैं, राहु भी वायु और ये भी वायु, तो जिस समय शुरुआत हुआ मीन में 29 जुलाई को, ग्रहण के बाद ये दो ग्रह आ गए, दोनों वायु मूलक थे, तो स्वाभाविक रूप से उससे भी दिखता है कि बारिश की कमी होगी, और जो नदियां, तालाब, समुद्र है सूखेंगे, तो ये मैं देख रहा था कि दारुण दुर्भिक्ष पड़ सकता है, जैसे भविष्य फल भास्कर में दिया है, समुद्र और नदी सूख जाएंगे, पशुओं का नाश होगा, इस तरह की चीजें बताई गई हैं। इसी तरह से और जगह भी, वर्ष प्रबोध में भी यही कुछ, इससे भी ज्यादा, कि भाई पाताल लोक में, नागलोक में, जिसको नागलोक अपने यहाँ अमेरिका वगैरह को कहते हैं, कि पवन सब चीज को सुखा देगा, इस तरह की चीजें लिखी गई हैं, तो कहने की इस तरह की चीजें सब जगह दिया गया है। कहने का मतलब ये इनस्टेबिलिटी को बताता है और पूरी व्यवस्था को, वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने को बताता है। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि मंडेन प्रेडिक्शन में कुछ चीजें ऑलरेडी हमने बता दिया है जब शुरू में, कुछ चीजें केवल बताना चाहता हूँ कि याद होगा 29 मार्च को हुआ ग्रहण, सूर्य ग्रहण हुआ, उसके बाद क्या कहलाता है, शनि में राहु आया, तो जो पहले आ रहा था पिछले 5-6 सालों में हमने जो देखा, हालांकि उसको कुछ हद तक जब मकर में शनि आया था तो उसने तोड़ा था, इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश की थी कोविड के माध्यम से, वही चीज को एक्सटेंड कर रहा है, क्या कहलाता है, ये मीन में और ज्यादा ढंग से, लेकिन मीन में इंड करेगा, और फिर यहाँ से चूंकि अब मेष में जाना है, नई राशि में जाना है, वहां से शुरुआत होगी, तो एक रास्ता भी आपको दिखेगा यहाँ से, तो आप देखिएगा इस समय में ये जो प्रवेश हुआ है, तो जैसे सूर्य राहु हुआ 29 मई तक तो राहु के साथ ही रहे, तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का संकेत मिला। जनवरी में क्या कहते हैं, दुनिया में, अमेरिका में 20 जनवरी को क्या कहलाता है, डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया, उसके बाद देखा उनका व्यवहार, भारत के प्रति व्यवहार,
ब्रिटेन के प्रति, रूस के प्रति, यूरोप के लोगों के साथ आपने देखा फ्रांस के नेता के साथ क्या व्यवहार किया, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या व्यवहार किया, भारत के प्रधानमंत्री के साथ क्या व्यवहार किया, सब देखा। और उसके बाद उन्होंने चाइना को बुलाया तो चाइना के प्रेसिडेंट वो गए ही नहीं, वो सॉरी मित्रों, नहीं गए। और तो सबके साथ उनका व्यवहार गड़बड़ हुआ। उसके बाद उन्होंने आते आते हमने मई जून तक देखा कि क्या करते हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सब देश, अधिकांश देशों के खिलाफ, जो उनके मित्र देश है, कनाडा के खिलाफ, अति मित्र कनाडा देश, सबके साथ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। सबको धमकी दे रहे हैं कि टैरिफ कम करो और नहीं तो एक नया, और बेसिकली अमेरिकन प्रभुत्व को खत्म होना है और डोनाल्ड ट्रंप उस प्रभुत्व को खत्म होने की ओर बढ़ा रहे हैं सारी चीजें। और ये चीज इस पीरियड में भी हम बढ़ते हुए देखेंगे। अब क्या देखेंगे इस समय में, मार्गी होगा, अभी हुआ है तो अब देखेंगे फिर डोनाल्ड ट्रंप चीज को और ज्यादा एग्रेसिवली, वक्री में थोड़ा बहुत स्पीड कम थी, अब ज्यादा फिर वो बढ़ेंगे और उसके खिलाफ कहीं ना कहीं दुनिया में एक मोर्चाबंदी होगा उस समय। तो ये चीजें आप देखेंगे इस समय में। और इस दौर में दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना है। ये जो गुरु का अतिचारी गति भी उसको इंडिकेट कर रहा है, शनि का ये गोचर भी इंडिकेट कर रहा है और आगे का गोचर भी इंडिकेट करेगा। मार्गी शनि जो है, ये जो हमने कहा कि क्योंकि जलीय राशि में हो रहा है, और ये जलीय राशि में होने के कारण समुद्र और नदी तंत्र में दुर्घटनाओं की ओर इशारा कर रहा है। ये दो तरह की दुर्घटनाएं होंगी, जो वाहन की दुर्घटना होंगी इस समुद्र या नदी में, दूसरी क्या कहलाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है वाहन की, और उसमें कुछ जैसे आयल वगैरह का होगा तो स्पिल होगा, उसमें पर्यावरण की क्षति वगैरह भी हो सकती है, अग्निकांड वगैरह भी हो सकता है कहीं मेजर, उस स्थिति में जब क्रूड ऑयल वगैरह अति आएगा तो उसमें होगा। उसके अलावा आप जो देखेंगे कि समुद्र की सीमाओं को लेकर क्या कहलाता है भी झंझट होगा, और जासूसी और दूसरी तरह के भी षड्यंत्र इस दौर में आप देख सकते हैं क्या कहलाता है दुनिया भर में। जैसे हिंद महासागर को लेकर या अटलांटिक को लेकर नया एक माने वो होगा, क्योंकि मूल रूप से शनि क्या है, सीमा को बताते हैं, और मीन सीमा को नहीं तय करता है। मीन जो है सीमा को में बिलीव नहीं करता, समुद्र में सीमाएं तय नहीं होती ना, और इसीलिए देखते हैं ना तो इस समय इस तरह की चीजें, चूंकि मीन जो है सीमा को नहीं मानता, माने समुद्र सीमा को नहीं मानता। मीन मान लीजिए समुद्र, समुद्र महा समुद्र, और शनि क्या कह रहा है कि नहीं भैया इसमें भी कुछ बाउंड्री करो। तो ये एक विवाद इस दौर में देखेंगे। तो ये जलीय मामले में इस तरह का हो रहा है, तो जासूसी होगा, चोर डकैत का भी समय प्रादुर्भाव होगा, रॉबरी होती है वहाँ बहुत ज्यादा, तो इस समय प्रभाव बढ़ जाएगा अगले 2-2.5 साल में, इस 8 महीने में भी इसका कई रिजल्ट आपको सामने देखेंगे। इसके अलावा सीमा की बात हमने की है, तो बताएं ये केवल समुद्र तक नहीं सीमित रहेगा, ये अ, भूभाग के दूसरे हिस्सों पर, जो जलीय जल के अलावा जो भाग है उस पर भी। अभी हमने देखा मीन में आने के बाद ही भारत पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति बनी थी, मैंने प्री युद्ध की स्थिति थी कहना चाहिए, युद्ध तो नहीं हुआ 3 दिन जो चला, लेकिन युद्ध की ओर संकेत था, तो वो चीजें हुई हैं। तो इस तरह के और भी मुल्कों में इस समय आप देखेंगे कि क्या कहलाता है ये चीजें होंगी, और सीमा विवाद बहुत जगह होंगे, जैसे भारत का भी चल रहा है, पाकिस्तान के साथ तो चल ही रहा है, नेपाल के साथ चल रहा है, और कुछ लोगों का देशों के साथ आप देखेंगे इस दौर में 8 महीने में ये चीजें होंगी। तो ये चीजें दिख रही हैं ये क्लियरली। इसके अलावा हम देख रहे थे कि मीन में जो होता है वो भी होता है, भूकंप वगैरह की स्थिति भी होती है, तो ये चीजें भी हो सकता है भारत और दूसरे देशों में, सब जगह क्या गलत आप देख सकते थे। ये कुछ मंडेन जो मैं मुझे लगा, हालांकि ऑलरेडी हमने बता दिया है पहले, और आगे भी जरूरत होगी तो अलग से बताएंगे। तो ये चीजें बता रहा है कि इस समय में हो सकता है, उसका हमको ध्यान रखना चाहिए कि, और ये हमने मंडेन के संदर्भ में कहा, ये चीज अपने संदर्भ में भी समझने की जरूरत है। भारत में अभी आपने देखा होगा ये हो रहा है
एसआईआर हो रहा है। एसआईआर क्या है? अवैध लोगों का उसमें ये किया जा रहा है, वोटरों को अलग करने की मूल रूप से वो है। इसमें वैसे तो अलग अलग वादे किए जा रहे हैं, लेकिन मूल रूप से ये है कि आपकी आइडेंटिटी जो है उसको क्या कहलाता है, खत्म करने की कोशिश है। इस बात को समझिए, इस रूप में कोशिश है कि यदि आप अपनी आइडेंटिटी को वो नहीं करोगे, अ, फिर से स्ट्रांगली नहीं वो करोगे, तो चुनाव आयोग भी वही कह रहा है कि फिर से आप अपने को स्टेब्लिश करो, और उसके लिए अपने लिंकेज। तो ये मीन का जो है ना, जो मैंने कहा कि एस आई आर है, जो ये स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है, ये 2003 में हुआ था, फिर अभी हो रहा है। अभी मैं मध्य प्रदेश में भोपाल में हूँ, यहाँ हो रहा है। बिहार में ऑलरेडी चुनाव से पहले हुआ है। तो ये सब चीज चल रहा है, इसलिए कि आपको क्या कहलाता है, अपने को स्टेब्लिश करना होगा इस नए युग में। क्योंकि एक नया युग हो रहा है, ये एकदम नया युग है। भूल जाइए पिछले 100 साल से जो हमारे बाप दादे जो जी रहे थे वो लाइफ, और अब नया लाइफ हो रहा है। मैं इसके लिए गुरु के उसमें मैंने कुछ चर्चाएं की है कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदला था, ब्रिटेन से अमेरिका की तरफ आया था, उसी तरह का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। तो भारत और दूसरे देशों में भी इस वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का असर होगा, तो हम भी इससे प्रभावित होंगे, इंडिविजुअली हम प्रभावित होंगे। और इसको कभी मौका मिलेगा तो और विस्तार से बताऊंगा। बीच में थोड़ा थोड़ा मैंने बताया है पीछे के कई वीडियो में, यदि आपको मौका लगे तो सुने, तो आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको फटाफट वो बता देता हूँ, क्या कहते हैं, लंबा वीडियो भी हो गया ये, क्या कहते हैं, राशिफल बता देता हूँ। राशिफल ऑलरेडी हमने बता दिया है, वही सब चीज जो हमने आपको 29 मार्च को बताया था, लेकिन हम अब नए संदर्भ में है तो कुछ बातें फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, मेष लग्न राशि के लिए बार ये आप लग्न और चंद्रमा, स्पेशली चंद्रमा से देखें तो ज्यादा एक्यूरेसी से देखेगा, लेकिन लग्न की बातों को भी मैं ध्यान रख रहा हूँ। मेष में 12वें में गोचर हो रहा है। 12वें में गोचर होने का क्या मतलब है? शनि, मैंने कहा कि 12वें में गोचर होगा, ये मेष के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल का जातक है, और इसमें बाधक ग्रह होता है शनि, बाधकेश होता है, 11वां भाव बाधकेश होता है। तो आपके लिए इच्छाएं जो है वो सबसे ज्यादा बाधाएं के काम करती है। तो शनि उस बाधक जो है 12वें में आ गया है, तो आपको बहुत सारी चीजों में आपकी आइडेंटिटी खत्म करने में भी दिक्कत करेगा, और आइडेंटिटी बनाने में भी दिक्कत करेगा, दोनों में दिक्कत करेगा। मोटा मोटी, क्योंकि हमें 10वें और 11वें का स्वामी होता है, तो 10वें और 11वें के मामले में स्पेशली शनि, और अपने कुछ कारकत्व के मामले में, नेचुरल कारकत्व के मामले में टेस्टिंग करेगा। तो 10वें और 11वें के संदर्भ, स्पेशली आपके इनकम के संदर्भ में कहें तो 11वें लॉस है, तो इनकम में कुछ लॉस दिख रहा है। तो दफ्तर में आसानी से आपको चीजें नहीं होंगी, आप पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जाएगी। यदि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइम टेबल, और जो मैंने कहा कि पहले बताया है, उस तरह से नहीं करोगे, और प्रकृति की शक्ति पर या ईश्वर की शक्ति या अपने आत्मा की शक्ति पर बिलीव नहीं करोगे, परम भक्ति नहीं करोगे, तो ये दौर आपके लिए कठिन होगा। दफ्तर माने आपको इनकम और वर्क स्ट्रक्चर दोनों में ये परिवर्तन को बता रहा है। कुछ लोगों को विदेश वगैरह से लाभ हो सकता है, इसलिए कि 12वां विदेश को बताता है। लेकिन आपके लिए मेडिटेशन करना, कुछ अलग करना, सर्विस करना, क्योंकि आपके लिए बेहद ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा ये। शनि जो है 11वें का 10वें का स्वामी 12वें में बैठा है, तो आपको, मैं हमेशा कहता हूँ शनि जब 12वें में हो तो हमें एक नया अध्याय शुरू करना होता। पुराना 30 साल का अध्याय आपका खत्म हो रहा है, नया अध्याय शुरू करना है। तो नए सिरे से, जैसे फ्रेशर कॉलेज से निकलते हैं और नए सिरे से सब चीज करते हैं, तो उस तरह से आप शुरू करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप सोचोगे कि यदि आप 50 साल के हो, तो आप सोचोगे कि हमने 20 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास, या 30 साल का एक्सपीरियंस है, या 25 साल का एक्सपीरियंस है, उस कुक के आधार पर आप यदि आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस समय आपका कर्टेलमेंट हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। आपको नए समय के हिसाब से जो पुराना है उसमें से कुछ चीज ले लो,
जो अभी के वर्तमान समय में काम करेगा, और नए समय की जो टेक्नोलॉजी, जो नई चीजें हैं, प्रवृत्तियां हैं, उसको समझकर अपने को अपडेट करो, तब जाकर क्या कहलाता है कैरियर में या इनकम को मेंटेन करने में आपको सहायता मिलेगी। वृषभ के जातकों में ये 11वें में गोचर हो रहा, शनि का गोचर 11वें में, शनि सूर्य सबका गोचर अच्छा माना गया है, मंगल सबका 11वें में गोचर अच्छा माना गया है। 11वें में गोचर है तो इनके लिए अच्छा है, इसलिए कि इनके लिए 9वें और 10वें का स्वामी है और 11वें में हो रहा है, तो इनको भाग्य का भी साथ मिल रहा है। तो जो इन लोगों ने पिछले काफी समय से सोचा होगा वो सब इनको पूरा होगा। कठिनाई होगी, वो कठिनाई अभी वक्री काल में आपने महसूस भी किया होगा, लेकिन थोड़ी बहुत जो आपको जब स्टार्ट हुआ होगा, अभी जब 29 मार्च के बाद जब मीन में आए थे तो उस समय आप कुछ उसका अनुभव हुआ होगा उसको, और अभी वक्री में जो थोड़ा सा कठिनाई हुई उसको ध्यान में रखकर आप अब नए सिरे से काम करो, फिर देखो आपको क्या कहलाता है, आपकी चीजें पूरी होने जा रही है। पिछले जो 30 सालों में आपने जो सोचा था उसकी परिणति, चूंकि 11वें भाव में परिणति होनी है, फिर 12वें में नए सिरे से शुरू करना है इस बात को। तो वृषभ के लिए अच्छा गोचर है। इनको इनको संतान से संबंधित और भी कई चीजों में इनको लाभ दिख रहा है, बड़े भाई से संबंधित, इनको क्या कहलाता है सरकार से या लंबे नेटवर्क से, वैश्विक नेटवर्क से कुछ विशेष फायदा दिख रहा है इस पीरियड में। तो ये सब चीजें आपके वृषभ के लिए, तो वृषभ के लिए गोचर अच्छा होने वाला है। अगला 8 महीना आपके लिए बहुत सुकून का हो सकता है, इस बात को ध्यान रखें। बहुत सारी आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी इस समय। मिथुन के जातकों के लिए 10वें में गोचर हो रहा है, इनके लिए थोड़ा सा मिक्स रहेगा। शनि जो है 10वें में मिक्स रिजल्ट देता है, हालांकि 10वें में रिजल्ट देता है लेकिन स्ट्रेस के साथ देता है, तो डिले कराता है कई बार। और उसके पीछे ध्यान रखिएगा, यदि मिथुन के जातक क्या होते हैं ड्यूअल स्वभाव के होते हैं, ड्यूअल राशि भी है तो ड्यूअल स्वभाव के होते हैं, और ड्यूअलिटी दोनों संदर्भ में, क्योंकि ये मिथुन क्या होता है काल पुरुष कर्ण में तीसरा राशि होता है, काम भावनाएं शुरू होती है, तो काम भावनाओं के शुरू होने से हमारी गलतियां बढ़ जाती है, हमेशा याद रखिए। पहली राशि है काम भावना की, तो हम गलतियां करते हैं, इसलिए अनैतिक जो काम किए होंगे उसका रिजल्ट बुरा होगा, लेकिन नैतिक जो आप काम कर रहे होंगे, धर्म के अनुसार काम कर रहे होंगे, उसमें आपका ग्रोथ होगा। तो वर्क में बहुत सारे लोगों को इस समय प्रमोशन देगा। यदि बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ दिख रहा है, नए एसोसिएट जुड़ेंगे, वैश्विक नेटवर्क से आप जुड़ेंगे, ये सब चीजें दिख रहा है मिथुन के जात को। घबराने की बात नहीं है, गलत है तो आपको दिक्कत होगी, यदि आपने पीछे गलत काम किया है उससे निकलिए और नए सिरे से अपने को कोशिश कीजिए। स्पीड कम होगी लेकिन बाद में फिर बढ़ेगी आपकी, क्योंकि आप 11वें भाव में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज देंगे मिथुन के जातकों को। हालांकि वो जब 1 नंबर में आएंगे तब, हालांकि नीच के होंगे तब भी आपको देंगे। कर्क राशि के लिए 9वें घर में गोचर हो रहा है, ये भी गोचर अच्छा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ 8वें में आकर समाप्त करते हैं कई चीजों को, लेकिन फिर 9वें से शुरू करते हैं। तो 9वें में गोचर कर्क के लिए भी भाग्य से कुछ चीजें आपको मिलने जा रही है, स्पेशली धर्म से संबंधित चीजों में यदि आपने कुछ किया है या कोई इनोवेशन भी किया है तो आपको इस समय में चीजें होंगी। लेकिन डायलेमा भी होता है, कर्क के जातकों के 9वें में जब शनि आते हैं तो थोड़ा सा डायलेमा भी होता है, इसलिए कि शनि राहु जैसे ग्रह जो होते हैं लोअर प्रवृत्ति में क्या करते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। राहु विशेष रूप से, शनि भी करते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो कर्क के जातक यदि कंफ्यूज्ड हैं तो आपको फादर के साथ रिलेशनशिप में, गुरु के साथ रिलेशनशिप में, अपने रिलीजन के साथ, या जो धर्म जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, ड्यूटी जो आप कर रहे हैं उससे संबंधित आपको मन में प्रश्न उठने लगते हैं कि हम सही हैं कि नहीं रास्ते पर। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि मीन में है, मीन में है तो कर्क के जातकों को, कर्क वैसे भी निचला सिरा है, भक्ति शुरुआत होनी चाहिए कर्क से ही, माँ से ही भक्ति शुरू होती है ना, कर्क माँ की साइन है, तो घर से ही भक्ति की शुरुआत होती है। तो यदि आप वहां से थोड़ी सी भी भक्ति लेकर चले हो तो इस समय परम भक्ति में बदलने की जरूरत है। मीन में क्या है, ज्यादा विश्वास, आस्था और विश्वास क्रिएट करने की जरूरत है, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो हायर एजुकेशन में, विदेश से संबंधित कई कामों में आपको सफलता दिला सकता है यदि आपका परम विश्वास रहेगा। परम विश्वास नहीं होगा तो दिक्कतें होंगी।
सिंह के लिए 8वें का गोचर है, आपके लिए ज्यादा टेस्ट है। जैसे मेष के लिए ज्यादा टेस्ट है तो आपके लिए भी टेस्ट है। और यदि आप राजा का साइन है सिंह, यदि किसी राजा वाले पोजीशन पर हो, किसी कंपनी के हेड हो, कहीं प्रेसिडेंट हो, कहीं प्राइम मिनिस्टर हो, कहीं भी कुछ भी हो, इंपॉर्टेंट जगह पर बैठे हो, तो ऐसे लोगों को ज्यादा कठिनाई हो रहा है। आपके जीवन में एंडिंग दिखा रहा है, निश्चित रूप से आपके एंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हेल्थ इश्यूज को भी बता रहा है। मेष के जातकों को मैंने नहीं कहा, मेष के जातकों को भी कुछ नींद की गड़बड़ियां रहेंगी, मानसिक तनाव देगा, कुछ बीमारी भी उनको भी हो सकता है। लेकिन सिंह के जातकों को निश्चित रूप से कुछ बीमारियां हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका मारक होता है शनि, 7वें घर का स्वामी होता है, स्वामी होता है, इसलिए क्या कहलाता है। तो सिंह के जातकों को ध्यान रखना चाहिए। 8वें के कारकत्व के मामले में, हाँ, 8वें से संबंधित कोई काम कर रहे हो तो उसमें कुछ फायदा हो सकता है, कुछ टेस्टिंग के साथ वो फायदा होगा। परम भक्ति होगी तो निश्चित रूप से उसमें फायदा होगा। फादर से के इनहेरिटेंस वगैरह में कुछ दिक्कतें रहेगी निश्चित रूप से, लेकिन वही मैंने कहा कि परम भक्ति रहेगी तो सभी मामलों में आप निकल जाओगे। परम भक्ति, यहाँ मीन में आए हैं शनि, परम भक्ति रखो, स्ट्रक्चर खड़ा कर दोगे। खराब चीजें भी, देखिए खराब समय में भी हम बहुत अच्छा काम करते हैं। ज्यादातर जब हम विश्वास रखते हैं ना, तो हम खराब समय में जो काम करते हैं वही उम्दा समय में उसका रिजल्ट देखते हैं। मैंने पौधा लगाते हैं खराब समय में, और और वो क्या कहलाता है, विशाल वृक्ष का रूप लेता है जब हमारे अच्छे समय में फल आता है, हमारे अच्छे समय में। इस बात को ध्यान रखिए। ये सिंह के जातकों के लिए जरूरी है कहना। कन्या के जातकों के लिए 7वें में गोचर है, रिलेशनशिप का टेस्ट का समय है। रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए आपको इस समय में प्रयत्न करना होगा, विशेष रूप से आस्था और विश्वास बनाए रखना होगा अपने साथियों पर। आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से, विशेष रूप से परेशानी, अलगाव, मतभेद, ये सब चीजें दिख रहा है। और तलाक वगैरह की स्थिति हो सकती है। बिजनेस में भी ये चीजें दिख सकती है, पार्टनर से धोखा हो सकता है। या यदि आप परम भक्ति वाले तत्व में हैं, गुरु आपका 7वें भाव का स्वामी होता है, ध्यान रखिएगा, तो उस समय में क्या कहलाता है, आपको ये, अभी मीन में आए थे, थोड़ा सा असर दिखा कर गए हैं, अभी फिर मीन में गुरु आज, सॉरी मीन कर रहे हैं, गुरु कर्क में आए थे, फिर आएंगे भी जून जुलाई के बाद, तो आपको रिजल्ट दिखाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। कन्या के जातकों को 7th हाउस से संबंधित चीजों में, बिजनेस में, उसमें दोनों में आपकी परम भक्ति के आधार पर तय होगा। यदि आपकी भक्ति नहीं है तो आपको निश्चित रूप से इस पीरियड में प्रॉब्लम दिख रहा है। तुला के जातकों के लिए 6th हाउस में गोचर हो, 6th हाउस का गोचर चंद्रमा से तो अच्छा ही कहा गया है, और ऐसे लग्न से भी उतना बुरा नहीं होता है। कुछ शनि यहाँ आए हैं, यदि आप, तो तुला के लिए तो विशेष रूप से मैं कहूंगा पॉजिटिव गोचर हो रहा है। रोग भी है तो कुछ होगा भी, तो उसका निवारण हो जाएगा इस पीरियड में, ध्यान रखिएगा। और निवारण के लिए ही आएंगे, जो गुरु के संदर्भ में हम कहते हैं, शनि के लिए भी कहेंगे। और ऐसे वर्क प्रोफेशन, जो कि 6ठा घर रूटीन का वर्क है, तो इस मामले में अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। तो कई लोगों को, स्पेशली जो सर्विस एटीट्यूड वाले लोग हैं, जिनका विश्वास अच्छा है, ऐसे लोगों के लिए, जिनका परिवारों में विश्वास है या व्यक्ति में स्वयं में विश्वास है, उनका ये ग्रोथ का पीरियड होगा। लोन वगैरह भी चुकता कर पाएंगे इस पीरियड में, और प्रोग्रेस होगा। विदेश से भी कुछ क्या कहलाता है, अच्छी खबर इनको इस दौर में तुला के जातकों को मिलेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वृश्चिक के जातकों के लिए 5वें में गोचर हो रहा है, इनके लिए थोड़ा सा ज्यादा टेस्टिंग रहेगा। 5वें में शनि का गोचर अच्छा नहीं कहा गया है, चाहे लग्न से हो या चंद्रमा से हो। साउथ इंडिया में तो उसको बहुत नेगेटिव मानते हैं, विपन्नता को बताते हैं। तो आपको, वृश्चिक के जातकों को, निश्चित रूप से 5वें का गोचर ये आय के संदर्भ में थोड़ा सा क्या कहलाता है, यदि भक्ति की कमी होगी, परम भक्ति नहीं होगा, भक्ति की नहीं होगी, परम भक्ति तो बहुत बड़ी चीज मैं कह रहा हूँ, बहुत आस्था विश्वास, कठिन कठिन समय में भी हरिश्चंद्र की तरह, राजा हरिश्चंद्र की तरह, जिनका सब कुछ छिन जाता है बावजूद वो ट्रूथ पर बिलीव करते हैं, उस तरह की भक्ति की, परम भक्ति की बात कर रहा हूँ। तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। राजा हरिश्चंद्र का सब सारा निवारण हो जाता है, अंत में सारी टेस्टिंग खत्म हो जाती है। शनि महात्म्य में यदि पढ़िएगा तो सब टेस्ट के बाद शनि महाराज सब कुछ लौटा देते हैं।
हाँ टास्क मास्टर है और कुछ नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वृश्चिक के जातकों को इसको ध्यान रखना चाहिए। तो फिफ्थ हाउस से संबंधित चीजें हो सकती है, संतान से संबंधित कुछ चीजें इस समय टेस्टिंग होगा। दूसरी चीज क्या कहलाता है, क्रिएटिविटी थोड़ी सी कम रहेगी। शनि गोचर करेंगे तो क्रिएटिविटी डायरेक्ट बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे, बहुत संघर्ष करना होगा क्रिएटिविटी में, तो काम पर भी इसका असर दिखेगा। धनु के लिए चौथे घर में हो रहा है, तो शनि का तो ऐसे भी ढैया वाली स्थिति हो गई, जैसे सिंह के लिए आठवें घर में हो रहा था। धनु को सतर्क रहना चाहिए, स्पेशली मदर यदि हैं तो मदर का ध्यान रखना चाहिए इस पीरियड में। अपने चौथे घर से संबंधित है तो हार्ट वगैरह का ध्यान रखना चाहिए, चीजों का ध्यान रखिए, ये सब चीजों को। वृश्चिक के जातकों को भी ध्यान रखना चाहिए, यदि उनका चौथा घर पीड़ित हो ना, तो उनको भी हार्ट का ध्यान रखना चाहिए। जो पांचवें में शनि आए हुए हैं और चौथा भी पहले से अफ्लिक्टेड है, तो चौथा पांचवा दोनों अफ्लिक्टेड होने से हार्ट से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है। और धनु को तो निश्चित रूप से ढैया उनका लगा हुआ है राशि के संदर्भ में, तो उनको ध्यान रखना चाहिए अपने हेल्थ का भी और माता जी के हेल्थ का भी। प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। शनि यहाँ आए हैं तो उस मामले में विश्वास, यदि आप उस धंधे में हैं तो आपको विश्वास रखें, तो आस्था विश्वास है तो आप उसमें कुछ रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन कठिनाई होगी उसमें भी। विश्वास के साथ ही चीजें निकलेंगी। जहां तक मकर की बात है, तीसरे का गोचर है, ये अच्छा गोचर होगा ओवर। यहाँ आपको जो लोग भी मकर के जातक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, उनके लिए विशेष, आर्टिस्ट हैं, लेखक हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सोशल मीडिया वगैरह के लिए काम करें उन सबको लिए अच्छा ये गोचर हो सकता है। ट्रेवल वगैरह करते हैं, इवन विदेश कहीं छोटे मोटे देश में है, वहां भी उनको लाभ दिख रहा है निश्चित रूप से। कुंभ के जातकों के लिए दूसरे घर में गोचर हो रहा है, कुंभ के जातकों को भी थोड़ा सा टेस्टिंग रहेगा इस समय विशेष रूप से। यहाँ शनि जो है आपको धन के मामले में थोड़ा सा दिक्कतें दिखा रहे हैं, ज्यादा संघर्ष दिखा रहे हैं, तब जाकर क्या कहलाता है आपको देंगे। माने नया स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। यदि आप पेरेंटल बिजनेस में कर रहे हैं काम, तो वहां भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खानदानी बिजनेस में लोग काम करते हैं व्यवसायिक घरों में, तो उन लोगों को भी परेशानी दिख रही है कुंभ के जातकों को। लेकिन भक्ति है, परम भक्ति है, तो निश्चित रूप से इस रास्ते से आप निकल जाइएगा। मीन के लिए पहले घर में हो रहा है, आपको अपनी आइडेंटिटी का संघर्ष रहेगा इस पीरियड में। चीजों को ध्यान रखिए, आइडेंटिटी बढ़िया से क्या कहलाता है बनाइए, स्ट्रक्चर। और आप तो ऐसे भी क्या कहलाता है इंट्यूटिव हैं, अपनी इंट्यूशन को एक कंक्रीट शेप दे सकते हो, तो बहुत अच्छी चीज है। आसान नहीं है लेकिन आप दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। शनि यहाँ है, वो शेप देने में आपको मदद करने। रेगुलर कीजिए, यदि आप योगा प्राणायाम करते हैं तो उसकी रेगुलरिटी पर ध्यान दीजिए। मंत्र जाप करते हैं उसको रेगुलर कीजिए, रिजल्ट अच्छा होगा, आपकी आइडेंटिटी अच्छी बनेगी। और ये आइडेंटिटी बनेगी अगले 30 साल के लिए, इसलिए मीन के जातकों को ध्यान रखना चाहिए। ये अच्छा समय है और यहाँ से आपका ग्रोथ शुरू होगा। तो बनाइए अपनी आइडेंटिटी, बॉडी पर ध्यान रखिए, कुछ लोग को बीमारी वगैरह भी हो सकता है इस दौरान। मित्रों, फिलहाल इतना ही। अगर ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।